वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 41 से लेकर 60 तक का डिस्कशन किया जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह क्लास यूपीपीएससी के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम, आरओ, एआरओ और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है प्रक्रिया, ये प्रक्रियाओं के नाम दिए गए और यहाँ पर अंगों का नाम दिया है। पहली प्रक्रिया दी है भोजन का अंतःग्रहण। तो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है ये मुंह के सहायता से होता है, तो एक के साथ हम मिलान करेंगे बी का। इसके बाद देखिए सरल पदार्थ में प्रोटीन को तोड़ते हैं, मतलब प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है, ये प्रक्रिया पेट में होता है, तो 2 के साथ मिलान करेंगे ए का। इसके बाद आगे क्या दिया पचे हुए भोजन का अवशोषण, ये छोटी आंत की सहायता से होता है, तो 3 के साथ मिलान करेंगे डी का। और मल त्याग की प्रक्रिया ये होती है गुदा में, तो 4 के साथ मिलान करेंगे सी का। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। देखिए अगर इसमें आपको सब नहीं पता होता तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर टिक कर लेते। कैसे? भोजन का अंतःग्रहण ये मुंह में होता है, मतलब मुंह के सहायता से होता है, और मल त्याग की प्रक्रिया जो ये गुदा के सहायता से होती है। तो आप देखिए पहले के साथ बी और चौथे के साथ सी, ये सिर्फ विकल्प बी में दिख रहा है, तो इस वजह से आप इस प्रश्न को आसानी से टिक कर पाते। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। कथन क्या दिया? छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसी आकृतियां होती है जिन्हें विली कहा जाता है, विली या फिर विलाई। ये सही तथ्य है। जो छोटी आंत है उसके अंदर हजारों अंगुलियों जैसी संरचनाएं होती है जो पाचन में सहायता करती है। पाचन में सहायता करती है, इसका कहने का तात्पर्य ये कि पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करती है ना। तो ये सही तथ्य है। दूसरा, विली भोजन के अवशोषण की गति या दर को बढ़ाता है, तो गति या दर को नहीं बढ़ाता है ना, तो गति या दर को नहीं बढ़ाता है, सिर्फ अवशोषण करता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ एक, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 43, मतलब आज की क्लास का तीसरा प्रश्न। इनमें से अमीबा के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो अमीबा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अमीबा एक सूक्ष्म एकल कोशिका वाला जीव है, यह बिल्कुल सत्य है। यह खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन को पचाता है, यह भी सही तथ्य है। इसके बाद यह एक या एक से अधिक अंगुलीनुमा प्रक्षेपण बनाता है जिसे स्यूडोपोडिया या कृत्रिम पैर कहा जाता है, यह भी सही तथ्य है। तो अमीबा के संदर्भ में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। देखिए यहां पर कुछ तथ्य आप याद रखिएगा। जो जंतु जगत है इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भाग है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर आगे फंजाई जिसको कवक कहा जाता है, प्लांटी मतलब पादप, और इसके बाद एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। देखिए जो मोनेरा होता है, मोनेरा में जितने भी जीवों को रखा गया ये सब के सब प्रोकैरियोटिक है। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया परिवार को रखा गया है। इसके बाद प्रोटिस्टा में जिसको रखा गया ये सब यूकैरियोटिक है, लेकिन ये सब मोनोसेलुलर मतलब एक कोश की जीवधारी है, यूकैरियोटिक है और साथ में मोनोसेलुलर है। देखिए फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें जिनको रखा गया सब यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर भी है। फंजाई में कुछ मोनोसेलुलर आते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तापमान किसकी मापन इकाई? तापमान की बात करेंगे तो तापमान किसकी मापन इकाई है? वस्तु द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की मात्रा का, तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा को नहीं बताते। किसी वस्तु की गर्माहट की डिग्री, तो गर्माहट की डिग्री बताते हैं, तो तापमान के संदर्भ में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपको यह बताना है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट नहीं होता है, ये गलत तर्क है। फिर आगे दिया क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ये सही तथ्य है, तो इसका सही उत्तर बनेगा केवल 2 विकल्प बी। देखिए अब यहाँ पर तापमान से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तापमान या फिर ताप की बात करेंगे तो यह एक मूल राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूल राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है, अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। केल्विन के अतिरिक्त तापमान को 2 अन्य विधियों से मापा जाता है। देखिए एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तापमान मापने के लिए 3 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, केल्विन का, डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। इन तीनों में एक संबंध होता है, संबंध आप याद रखिएगा C-0/100 इज इक्वल टू F-
32/180 इज इक्वल टू यहां पर रहेगा k माइनस 273/100। तो देखिए यहाँ पे ये एक संबंध है। अब इसको आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसके बारे में पूछा जाएगा, जैसे मान के चलिए अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है तो इसको और इसको, इन दो को आप रखेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है तो इन दोनों को आप रखेंगे। मानव शरीर के ताप की बात करेंगे तो मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46 के संदर्भ में दिए सही कथनों को चुनिए। ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं। बिल्कुल सही तथ्य, गर्म रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊन उष्मा का एक अच्छा संवाहक होता है। संवाहक का मतलब चालक होता है, और इसमें तंतुओं के बीच में हवा फंसी होती है। देखिए, अगर ऊन उष्मा का चालक होता तो उष्मा क्या होती, जो उच्च उष्मा है, मतलब जो अधिक ताप वाली उष्मा है, वो कम ताप की ओर जाती। मतलब क्या होता है, हमारे शरीर से तापमान बाहर निकलता, और बाहर का तापमान मतलब जो ठंडक है वो हमारे शरीर में आती है और हमको ठंडी लगती है ना। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ऊन है ये उष्मा का कुचालक होता है, संवाहक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है केवल एक। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47। देखिए 47 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। समुद्री हवा या समीर, मतलब जो समुद्री हवा होता है या फिर समुद्री समीर कह लीजिए, दिन के समय चलती, बिल्कुल सही तथ्य है। रात के समय जमीन की हवा या फिर भूमि हवा जो है ये चलती, ये भी सही तथ्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन से इमारत बनाने के संभावित तरीके हो सकते हैं जो वातावरण की बाह्य गर्मी और ठंड से ज्यादा प्रभावित न हो। देखिए, आपको यह बताना है कि इमारत बनाने का कौन सा तरीका है जो बाह्य गर्मी और ठंडी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट दिया, भवन की बाहरी दीवारों का निर्माण। देखिए, जब बाहर की दीवार बन जाएगी तो जो भी अंदर का वातावरण है और जो बाहर का वातावरण है, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आगे, खोखली ईंटों का उपयोग करके, जब खोखली ईंटें होंगी तो उन ईंटों के बीच में वायु भरा होगा, जो क्या करेगा, एक परत का काम करेगा। तो ये दोनों तथ्य ऐसे जो तापमान का संतुलन बना सकते हैं। कांच की इमारतें बनाए तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा 1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49। देखिए 49 में क्या दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर दूध और 45 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी को एक साथ मिलाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का तापमान क्या होगा। देखिए, यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या है, मिल्क है, और इसके बाद 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या है, वाटर है। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो भी आपका टेम्परेचर होगा ये 20 से ज्यादा होगा और 45 से कम होगा। तो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इसका जो टेम्परेचर बनेगा ये 20 से अधिक और 45 से कम। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 20 और 45 के मध्य रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 50 में क्या दिया, निम्नलिखित में से गलत जोड़ों को पहचानिए। अब आपको यह बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, मतलब एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये भी सही है। एस्कार्बिक अम्ल आंवले में पाया जाता है, ये भी सही है। तो चारों यहां पर तथ्य सही है, तो इसमें से गलत कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इसमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51 में क्या दिया हुआ है। देखिए 51 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नींबू पानी दिया इधर, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन दिया है, इसके बाद यहां पर दिया देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हिंदी में ना थोड़ा सा मतलब ये मिसप्रिंट है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिया है लाइम वाटर, बिल्कुल सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, है ना। आगे मतलब इसमें होता है। आगे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप, मतलब साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों एक दूसरे से ऐसे डायरेक्ट मिले हुए, एक के साथ ए मिलेगा, 2 के साथ बी मिलेगा और 3 के साथ सी मिलेगा। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिंदी में थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 52 की ओर है। 52 में क्या दिया, संकेतक जो इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा क्लास में, मतलब जो आपके पीछे के क्लास रहे होंगे। इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो पीएच मान परिवर्तित होने पर, मतलब अम्लीय और क्षारीय माध्यम बदलने पर अपना रंग, गंध ये सब परिवर्तन कर लेते हैं। संकेतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए दिया, साबुन की अम्लीय प्रकृति के कारण साबुन से धोने के बाद हल्दी के दाग लाल हो जाते हैं। पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साबुन में अम्लीय प्रकृति नहीं होता है, साबुन में क्षारीय प्रकृति होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि अम्लीय प्रकृति, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद आगे है देखिए, चाइना रोज संकेतक अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी मतलब मैजेंटा और क्षारीय विलयन को हरे रंग में
परिवर्तित कर देता। तो ये सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, विकल्प बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 53। 53 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा के संदर्भ में गलत है। तो अम्लीय वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट यहां पर दिया, देखिए अम्ल वर्षा या फिर अम्लीय वर्षा भी इसको कहते हैं, वर्षा हमेशा हानिकारक नहीं होती, वे इष्टतम मात्रा में होने पर मिट्टी को पूरक प्रदान करते हैं। देखिए ये तथ्य गलत है, अम्लीय वर्षा हमेशा हानिकारक होता है, ये गलत है ना। फिर आगे देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या दिया, अगला पॉइंट ये दिया, अम्लीय वर्षा इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों आदि को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पौधों और जानवरों पर इस कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती, ये भी गलत है। ये इमारत, भवन, इन सब के साथ साथ पौधे और जंतुओं को भी हानि पहुंचाती है। तो इसमें से दोनों तथ्य गलत है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। 54 में क्या दिया हुआ है कि उदासीनीकरण के बारे में कौन सी का सा कथन सही है, आपको यह बताना है। देखिए जब अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को उपयुक्त मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की मूल क्षारीय प्रकृति दोनों नष्ट हो जाती है। सही बात है, आपने देखिए उदासीनीकरण पढ़ा होगा, अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसमें दिया परिणामी विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, ये भी सही, क्योंकि परिणामी विलयन में लवण और जल होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उष्मा हमेशा या तो पैदा होती है या तो उत्सर्जित होती है, ये हर अभिक्रिया की बात है, या तो उसमें उष्मा निर्मित होगी या तो अवशोषित होगी। आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं, ये भी सही है। तो उदासीनीकरण के संदर्भ में चारों तथ्य सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 55। 55 में यहां पर क्या दिया, देखिए निम्नलिखित में से किसमें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। मतलब ये बताना है कि आपको कौन सी ऐसी अभिक्रिया जो उदासीनीकरण के स्वरूप में प्रयोग की जा सकती है। देखिए अपच से राहत पाने के लिए हम एंटासिड जैसे कि दूधिया चूना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, तो ये सही है। देखिए यहाँ पे दूधिया चूना नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, तो ये सही है। तो देखिए यहाँ पे इसे मतलब जो एंटासिड होता है, इंडाइजेशन होता है, इसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, सही है। देखिए नम बेकिंग सोडा जिसको कि कैलामाइन घोल, यहाँ पे दिया नम बेकिंग सोडा और कैलामाइन घोल को रगड़ने से चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। देखिए जो चींटी का डंक होता है ये अम्लीय होता है, तो मतलब उसके अंदर अम्ल होता है जिसके कारण वहां पर जलन और कुछ खुजली होती है। जब इसमें आप कैलामाइन सॉल्यूशन को रगड़ेंगे तो एसिड जो उसका एसिडिक प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक। अगला है, देखिए जब मिट्टी में बहुत अधिक अम्लीयता होती है तो इसका इलाज चूने से किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही तथ्य, ये भी सही हो जाएगा। कारखानों के अपशिष्ट क्षारीय पदार्थों को घोलकर बेअसर किए जाते हैं। देखिए जो फैक्ट्री वेस्टेज होते हैं उसमें ज्यादातर एसिड होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 56। देखिए 56 में क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो पॉइंट्स दिए गए उस पर विचार करना है। किसी विशेष संकेतक पर सभी अम्ल और क्षारों का प्रभाव समान होता है। देखिए कोई भी आप इंडिकेटर लीजिए, वो अम्ल में उसका रंग परिवर्तन अलग होता है और क्षार में अलग होता है। अब चाहे जिस प्रकार का अम्ल डालिए रंग परिवर्तन वही रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने लिटमस पेपर की कहानी सुनी होगी, नीला और लाल होना, है ना। इसके बाद देखिए विभिन्न संकेतक अलग अलग अम्ल या क्षारों पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, ये भी सही है। मतलब जो अलग अलग इंडिकेटर है वो अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग परिवर्तन देंगे, तो यहां पर दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, भौतिक परिवर्तन को पहचानने वाले गुणों को चुनिए। देखिए यह हमेशा प्रतिवर्ती होता है, जो भौतिक परिवर्तन है हमेशा प्रतिवर्ती होता है। तो ये देखिए भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो हमेशा प्रतिवर्ती नहीं होता है ना। अभी कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे। देखिए इनके फलस्वरूप सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमेशा नया पदार्थ बने इसकी भी गारंटी नहीं होती। तो दो इसमें से देखिए क्या इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते, देखिए यहां पर दिया निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन शामिल है। देखिए लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि पानी उबल करके वाष्प बनेगा, वाष्प से पुनः जल मिल जाएगा। भोजन का पकना मतलब भोजन का पाचन, अगर पाचन हो गया तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे दिया मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना ना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन में आता है। कैसे आता है आप थोड़ा समझते। देखिए मोमबत्ती में क्या होता है, मोम होता है ना, मोम पिघल जाता है। इसके बाद देखिए इसमें जो धागा लगा होता है, धागा जल जाता है, तो धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको भी रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में माना जाएगा। क्रिस्टलीकरण ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा 58 का पहला, तीसरा और चौथा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59। लोहे में जंग लगने से
लगने के लिए इनमें से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? लोहे में जंग लगना है तो क्या क्या होना आवश्यक है? हवा की उपस्थिति, हवा रहेगा तभी जंग लगेगा, और नमी रहेगी तब, है ना। तो हवा और नमी, तो विकल्प इसका जो सही होगा 1 और 2, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से गैल्वनीकरण की प्रक्रिया की सटीक व्याख्या कौन सी है? देखिए गैल्वेनीकरण, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसको यसद लेपन कहा जाता है। यसद लेपन, अगर कभी यसद लेपन की प्रक्रिया पूछ ले क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ पर जिंक या जस्ता, जिंक या फिर जस्ता, इसकी जो परत चढ़ाना होता है इसी को यसद लेपन कहते हैं। तो यहां पर दिया लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन होती है, ये सही है, इसमें विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो ये आज की क्लास रही। इस क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। देखिए ये नंबर से, यहाँ पर कुछ नंबर है, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चीजों को और सरल करने के लिए यहाँ पर कुछ QR कोड दिया गया, आप सिर्फ QR कोड को स्कैन कीजिए और जिस विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।